कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, रेंट पे लेकर के मकान रह रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप HRA की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, सही समझा आपने। ये एक तरह का टैक्स प्लानिंग टूल है जिसमें हम अपनी रेंट की रिसीट और हाउस रेंट का जो एग्रीमेंट है वो दिखा करके कुछ एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो हाउस रेंट का एग्रीमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की तरफ से आपकी टैक्स लायबिलिटी की डिमांड आ जाती है जस्ट बिकॉज कि आपके जो हाउस रेंट एग्रीमेंट हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस मिसिंग हैं, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दिखानी चाहिए थी वो आपने शो ही नहीं की इन योर हाउस रेंट एग्रीमेंट। इसकी वजह से आपको डिमांड आने के चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए वाइल ड्राफ्टिंग योर हाउस रेंट एग्रीमेंट सो दैट यू कैन अवॉइड एनी टैक्स लायबिलिटी इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लोग रेंट अपने पेरेंट्स को पे करके उसका एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, HRA का एग्जम्पशन। तो जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें कि वो आपको रिस्ट्रिक्ट करे कि आप अगर रेंट पे कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को तो आप HRA का एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी अभी तक लॉ बना नहीं है। तो आपको बस इसमें ध्यान ये देना है कि आपके पास एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें आप ये बता रहे हैं कि आपने ये घर किराए पे लिया है और अपने पेरेंट्स से रहने के लिए, और इसकी ये रेंटल धनराशि रहेगी जो कि आप मंथली बेसिस पे या फिर एज पर एग्रीमेंट जो भी टाइमलाइन बता रहे हैं उसके हिसाब से आप पेमेंट करेंगे अपने पेरेंट्स को फॉर दैट रेंटल हाउस प्रॉपर्टी। ऑल्सो आपके पास पेमेंट के एविडेंसेस होने चाहिए ये शो करने के लिए कि आपने ये पेमेंट की है एज फार एज रेंट एग्रीमेंट इज कंसर्न्ड। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो रेंटल इनकम आपके पेरेंट्स को मिल रही है आपसे, वो उसको एज अ इनकम इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाते हुए चलें। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उन लोगों के लिए जो कि रेंटल हाउस प्रॉपर्टी में रहते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स एंड उनको रेंट दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट अभी तक कोई भी स्पेसिफिक या फिक्स्ड फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं करता हाउस रेंट एग्रीमेंट के लिए। हालांकि बेस्ड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो केस स्टडीज़ हुई हैं पास्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो केस फाइल किए गए और पीनल प्रोविजंस लगाए गए, तो उससे ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें मस्ट होनी चाहिए एज फार एज हाउस रेंट एग्रीमेंट्स इज कंसर्न। तो इसमें मैं आपको बेसिकली 3 चीज़ों पर यहाँ पर मेन फोकस करना चाहूँगी आज की इस वीडियो में। एक तो है बेसिक डिटेल्स। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो नेम एंड एड्रेस डिटेल्स ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड है वो तो आनी ही आनी चाहिए। इसके अलावा पैन और आधार, पैन नंबर और आधार नंबर दोनों का, टेनेंट का भी और लैंडलॉर्ड का भी मेंशन होना चाहिए। ये एडवाइजेबल है फ्रेंड्स कि आप मेंशन करके चलें अपने रेंटल एग्रीमेंट में टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि लैंडलॉर्ड जो है अपने पैन नंबर देते हुए चलें अगर आप हाउस रेंट का एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। तो आपको अपने एम्प्लॉयर को अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर कंपलसरी हो जाता है देना। तो ये उस केस में बेनिफिशियल है अगर आपका रेंट जो है साल का 1 लाख से ऊपर जा रहा है तो इसके लिए आपको ये फ़ायदा रहता है फ्रेंड्स, अगर आप इनिशियल स्टेज में ही अपना लैंडलॉर्ड का पैन नंबर लिखवा लेते हैं अपने रेंट एग्रीमेंट में, तो आपको बाद में अगर वो आनाकानी करे देने में तो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन इंपॉर्टेंट ट्रक्स यही है कि अगर एनुअल रेंट जो लाइबिलिटी है वो 1 लाख से ऊपर जाती है तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर लेना और उसको हाउस रेंट एग्रीमेंट में दिखाना कंपलसरी हो जाता है फ्रेंड्स टू क्लेम द HR एग्जम्पशन।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स रिलेटेड टू लीगल वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट। इसमें हमें ये बात ध्यान देनी है कि टेनेंट प्लस लैंडलॉर्ड इनके तो सिग्नेचर होने ही चाहिए, प्लस 2 विटनेसेस के सिग्नेचर जरूर होने चाहिए उस वैलिड हाउस रेंट एग्रीमेंट में। इसके अलावा अगर आप उसको नोटराइज कराते हुए चलते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ऑल्सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जिस स्टेट की में वो हाउस प्रॉपर्टी है बेसिकली, उस स्टेट के लॉ के हिसाब से जो भी नोटराइज पेपर है उस पर ही आप अपना हाउस रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवाइए, ताकि वो वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट माना जाए और आपको कोई भी नहीं रोक सकता फिर हाउस रेंट एग्जेम्पशन क्लेम करने से एज फार एज योर इनकम टैक्स रिटर्न इज कंसर्न। फ्रेंड्स, थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट मोड ऑफ पेमेंट एंड टीडीएस रिलेटेड प्रोविजंस। तो आपको रेंटल एग्रीमेंट में ये इंश्योर करते हुए चलना है कि मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके का रहने वाला है, मीनिंग आप जो रेंट पे करने वाले हैं अपने लैंडलॉर्ड को वो कैसे पे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू करेंगे, चेक के थ्रू करेंगे या फिर कैश के थ्रू करने वाले हैं, वो आप जरूर मेंशन करते हुए चलिए। ऑल्सो जो टीडीएस कटेगा उसके ऊपर, रेंट के ऊपर, तो वो भी आपको मेंशन करते हुए चलना है अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, एज फार एज मोड ऑफ पेमेंट इज कंसर्न फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बेसिकली अगर सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर आप 1 डे ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर उस पर्सन सेम पर्सन से ट्रांजेक्शन करते हैं और वो ट्रांजेक्शन एक्सीड करती है इन कैश एक्सीडिंग 2 लाख रुपीस, अगर 2 लाख से ऊपर कैश में अगर आप उस पर्सन को पे कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं, तो फिर वो पेनल्टी आ सकती है उसी अमाउंट की अंडर सेक्शन 269 ST के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में। तो होता क्या है कि सिंपल वर्ड्स में अगर जाने तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो रेंट है वो आप अवॉइड कीजिए कैश में देने से। अगर आपकी साल का रेंट 2 लाख या उससे ऊपर है तो आप कैश में देने से अवॉइड कीजिए और उसको चेक के थ्रू ही पे कीजिए, क्योंकि अगर पकड़े गए तो फिर पेनल प्रोविज़न लगेंगे देने वाले पर भी और लेने वाले पर भी। और अब हम समझ लेते हैं रिगार्डिंग टीडीएस प्रोविजंस। तो इनकम टैक्स एक्ट बेसिकली ये मैंडेटरी करता है कि अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से अधिक है तो टीडीएस काटना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो इसमें टेनेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स की अंडर सेक्शन 194 IB टेनेंट की ये जिम्मेदारी है फ्रेंड्स कि वो 5% के हिसाब से टीडीएस काटे लैंडलॉर्ड का, अगर वो मंथली रेंट 50,000 से अधिक पे करते हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि जो टीडीएस वो काटेंगे वो लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में भी काट सकते हैं, और अगर वो लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, मार्च मंथ, तो उसमें ही उनको टीडीएस काटना है। अगर वो वेकेंट कर रहे हैं उस प्लेस को, प्रीमाइसेस को, तो फिर वो उस लास्ट मंथ में भी काट सकते हैं जब वो वेकेट करके जा रहे हैं उस प्रीमाइसेस को। बार बार मंथली बेसिस पे टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ऑल्सो जो टेनेंट हैं उनको टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स रिडक्शन अकाउंट नंबर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने पैन और लैंडलॉर्ड के पैन के अगेंस्ट भी टीडीएस काट सकते हैं। ये सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई हुई है। ऑल्सो यहाँ पर मैं एक बोनस टिप भी देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एज फार एज रेंटल एग्रीमेंट इज कंसर्न वो बातें तो हमने डिस्कस कर ली, प्लस यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि रेंटल रिसीट है वो कलेक्ट करना ना भूलिए अपने लैंडलॉर्ड से। जी हाँ, अगर आप मंथली बेसिस पे उनको रेंट दे रहे हैं या क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं तो फिर आप उनसे अपनी रेंटल रिसीट ज़रूर कलेक्ट कीजिए, और उस पर अगर वो 5,000 रुपये से ऊपर मंथली अगर आप रेंट दे रहे हैं तो रिवेन्यू स्टैम्प जरूर होनी चाहिए उस रसीद के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये रेंटल रसीद जो है एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये कंफर्म कर रहा है कि आप उनको मंथली रेंटल पेमेंट जो है इस तारीख को दे रहे हैं, और वो उसको रिसीट करके अपनी बेसिकली एविडेंस दे रहे हैं कि हाँ उन्होंने ये रिसीट प्राप्त कर ली है आपसे। तो होप फ्रेंड्स आपको अभी तक ये समझ आया होगा कि इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया कि हाउस रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, ऑल्सो रेंट रिसीट की क्या अहमियत है, इस बारे में हमने डिटेल में समझा और बात की। Hope friends you find today's video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.